हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी डीकोडेड एंड वेलकम बैक टू द वीकेंड पीआईबी एनालिसिस, जहां पे कुछ ही मिनटों में हम हफ्ते भर की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको कवर करते हैं ताकि आपका टाइम बच सके और आपको क्वालिटी कंटेंट भी मिल सके। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ डू गो थ्रू पार्ट 1 बिकॉज देयर वी डिड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज yesterday, सो आपको वीडियो मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट. This is more about me. I am an MBA from Symbiosis Pune. I have written multiple UPSC mains, and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of aspirants like you. Also, don't forget to subscribe to the channel ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे. और अब आप हमको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम हर रोज़ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पोस्ट करते हैं यूपीएससी से, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट. काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिट्टो रिपीट कर देता है यूपीएससी एग्जाम में, प्रीलिम्स में स्पेशली, एंड दिस इंश्योर्स दैट योर प्रिपरेशन इज़ वेरी हॉलिस्टिक, वेरी कॉम्पोजिट, ताकि आप जो क्लास में सीख रहे हैं वो वहाँ पे आप आंसर कर सकें और उसका आंसर हम अगले दिन पोस्ट करते हैं. प्लस वी ऑल्सो अपडेट यू रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम यूपीएससी, लेटेस्ट अपडेट, स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स. तो दोस्तों देखते हैं क्या हम टॉपिक्स करने वाले हैं. आज 3 टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट 4 टॉपिक्स थे, बट एक टॉपिक मैंने नहीं किया बिकॉज केरला ने जो जल जीवन मिशन का स्ट्रैटेजी प्रपोज की है, उसको सबमिट किया है गवर्नमेंट को, वो हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में कर लिया था. जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रपोजल फॉरवर्ड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग जल जीवन मिशन, सो दैट कंटेंट रिमेन्स द सेम बिकॉज the focus is not on the proposals of these states but the scheme itself, which is जल जीवन मिशन, जो हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम कर लिया था. और ये बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में आता रहता है, तो चिंता मत करिए, अगली बार हम कवर कर लेंगे. एंड दोज ऑफ यू हु वांट टू नो मोर अबाउट जल जीवन मिशन, यू कैन गो बैक टू द वीडियो दैट वी कवर्ड द लास्ट वीकेंड. आज ये 3 टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं वन बाय वन. व्हाट आर दीज? The first one is production of pulses increased by 65% in 2021 in comparison to 2007-8. यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से पल्सेस का प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए, और किस तरीके से अभी भी बहुत शॉर्टेज हो रही है पल्सेस की, क्या कारण है, और किस तरीके से पल्सेस ओवरऑल डायनेमिक्स को चेंज कर सकते हैं, और किन किन इलाकों में इंडिया में पल्सेस की खेती होती है. द सेकेंड वन इज स्टेटमेंट ऑन द यूएस सपोर्ट फॉर ट्रिप्स वेवर. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल पर्टिकुलरली बहुत न्यूज़ में रहने वाला है. कोविड पैंडमिक की वजह से पेटेंट्स, ट्रिप्स, वेवर्स, ये सारी की सारी चीज़ें चर्चा में रहने वाली हैं, और यूपीएससी भी इस चीज़ पे फोकस कर सकता है, और देयर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट यू माइट गेट अ क्वेश्चन आइदर इन प्रीलिम्स और इन मेंस ऑन ट्रिप्स. आपको पता होना चाहिए. सो वी विल डिस्कस दिस, एंड फाइनली वी विल डिस्कस वन धन किसान केंद्रास प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन टर्निंग अराउंड द रूरल ट्राइबल फॉरेस्ट इकोनॉमी. क्या है ये? व्हाट इज वन धन विकास केंद्र? व्हाट इज वन धन योजना? जैसे जनधन योजना आपने सुना था, और इस तरीके से काफ़ी सारी योजनाएं हैं. इनफैक्ट फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव अ लॉट ऑफ स्कीम्स. वन सच स्कीम इज वन धन योजना दैट इज फॉर ट्राइबल्स एक्सक्लूसिवली. क्या स्ट्रक्चर है, क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में, और इसके अंडर में जो वन धन विकास केंद्रास हैं, इनका क्या रोल है रूरल इकोनॉमी को रिजुविनेट करने के लिए, ट्राइबल इकोनॉमी को रिजुविनेट करने के लिए, उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए, वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले टॉपिक से, विच इज दिस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इंक्रीज्ड बाय 65% in 2020-21 in comparison to 2007 and 8. तो बेसिकली गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज है, बिकॉज यू नो पीआईबी इज अ माउथपीस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये एक पॉजिटिव जनरली न्यूज़ ज़्यादा देते हैं, बट देर इज नो डाउट दैट द पल्सेस प्रोडक्शन हैज इंक्रीज बाय 65%, विच इज गुड बाय द वे. इफ द गवर्नमेंट इज सेइंग वी हैव टू बिलीव द गवर्नमेंट डेटा, बट the problem is that we still have not been able to achieve self sufficiency. अभी भी pulses production में self sufficiency नहीं है. So you can see the details. In fact the first statement itself, अगर आप पहला statement ध्यान से देखोगे तो उसमें खुद mention किया है that with an aim to achieve सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस. दैट मीन्स अभी भी वो सेल्फ सफिशिएंसी नहीं हुई है, तभी तो गवर्नमेंट एम कर रही है, राइट? So we are still to achieve self-sufficiency in pulses production. We are the largest producer of pulses in the world. We are the largest consumer of pulses in the world as well.
एंड वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. सो तीनों की तीनों बहुत अलग अलग किस्म की कैरेक्टरिस्टिक हैं. वी आर द लार्जेस्ट इन ऑल ऑफ दीज फील्ड्स, दैट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑल्सो. इतना ज़्यादा हम लोग पल्सेस खाते हैं. इंडिया इज अ नेशन ऑफ पीपल हैविंग पल्सेस इन देयर स्टेपल डाइट. और बहुत अच्छा भी है वो, क्योंकि इसमें पल्सेस से प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन, एंड इट हेल्प्स इन फाइटिंग मैलन्यूट्रिशन. कल हमने मैलन्यूट्रिशन की ब्रीफ में बात की थी. बहुत ब्रीफ में बात की थी किस तरीके कोर्स सीरियल्स हैं, जिस तरीके जो मिलेट्स होते हैं वो इंडिया के फूड सिक्योरिटी को हेल्प करता है, प्लस मैलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को भी टैकल करता है. तो मैलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड वी हैव दिस डेफिशिएंसी ऑफ पल्सेस इन द कंट्री. पल्सेस प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है. लाखों टन पल्सेस इंपोर्ट करते हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, मोजाम्बिक से, म्यांमार से. इन सब कंट्री से हम पल्सेस को इंपोर्ट करते हैं. तो कहीं ना कहीं पल्सेस को बेसिकली निगलेक्ट किया गया है इन टर्म्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन की जो बेल्ट है स्पेशली, और अदरवाइज ऑल्सो बाकी जो पेरिफेरल एरियाज हैं, एमएसपी ज़्यादा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पैडी का और वीट का, राइट. पैडी एंड वीट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि पल्सेस में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, एप्लीकेबल है. बट द प्रॉब्लम इज पैडी और वीट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ज़्यादा है. दैट इज़ मच मोर ल्यूक्रेटिव एज कम्पेयर टू द एमएसपी फॉर पल्सेस. और इस वजह से हमारा जो पल्सेस का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है. जो नेट सोन एरिया है जहाँ पे खेती की जाती है पल्सेस का, जो एकरिएज होता है, जिसको एकरिएज बोलते हैं, दैट इज द एरिया वेयर द पल्सेस इज ग्रोन, that is shrinking, that has shrunk considerably. 1960s से वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है. और इस वजह से हमारे पल्सेस की प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, एंड दैट इज वाई वी हैव टू इम्पोर्ट द पल्सेस. तो ये प्रॉब्लम है, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. कुछ सालों पहले पल्सेस के जो प्राइसेस थे वो ड्रामेटिकली शूट अप हो गए थे, और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक कियोस हो गया था, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई थी. अदरवाइज ऑल्सो पीपल वर वेरी एंग्री विद द गवर्नमेंट कि इस तरीके से पल्सेस के प्राइस बढ़ गए और दे आर शूटिंग थ्रू द रूफ्स, एंड हाउ द कॉमन पीपल वुड बी एबल टू अफोर्ड द एक्सपेंसिव पल्सेस. तो गवर्नमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली dangerous है when the prices of pulses they are shooting through the roof, and that is why the government is taking the steps ताकि जो pulses का प्रोडक्शन में हमको सेल्फ सफिशिएंसी मिल सके. इस वजह से गवर्नमेंट मिनी सीड किट्स बांट रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स की कोऑर्डिनेशन में. और जो किसान हैं, जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो पल्सेस के सीड्स हैं, जो अच्छा क्वालिटी का सीड्स है, हाई यील्डिंग वैरायटीज, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि ग्राउंड लेवल पे हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ पल्सेस दे कैन बी रोप्ड इन, दे कैन बी सोन, एंड वी हैव हायर प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस. तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझती है कि पल्सेस का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, बम्पर हार्वेस्ट होना चाहिए. ग्रीन रेवोल्यूशन पल्सेस में भी होना चाहिए, जैसे पैडी और वीट में हुआ था. एंड दैट इज वाई दीज आर सम ऑफ द पल्सेस वेयर वी हैव स्पेसिफिक फोकस फ्रॉम द गवर्नमेंट. तूर को अरहर भी बोलते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन तूर एंड अरहर. देन excuse me, we have moong and we have urad also. So these are some of the pulses that are being provided free of cost in terms of the seed kits. इनकी जो seeds हैं वो free में बांटी जा रही हैं. In fact, this map I have put in to show what is the area where we have the प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस. तो ये जो आप डार्क में जो इलाके देख रहे हैं, जो स्टेट्स हैं डार्क में, जो डार्कर शेड में हैं, दीज आर दी स्टेट्स दैट प्रोड्यूस द हाइएस्ट क्वांटिटी ऑफ पल्सेस इन द कंट्री एवरी ईयर. मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पल्सेस का. इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द कंट्री. प्लीज़ याद रखिएगा, पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए और आपके मेंस के लिए. मेंस में GS3 के अंडर में एग्रीकल्चर एक टॉपिक है, उसमें बहुत आपको हेल्प करेगा ये जो टॉपिक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग. प्लस दीज आर द अदर स्टेट्स वेयर वी हैव द क्रॉपिंग ऑफ पल्सेस. आई होप यू कैन सी दैट. तो बेसिकली ज़्यादातर ये इलाके हैं जहाँ पे
बारिश कम होती है, सो पल्सेस डोंट रिक्वायर टू मच रेनफॉल। 25 से 7 सेंटीमीटर इलाकों में जहाँ पे बारिश होती है पर एनम प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होती है, इन इलाकों में यहाँ पे पल्सेस की खेती होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिगेशन की एज सच उनको ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा इरिगेशन से काम चल जाता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट दैट एरिया अंडर पल्सेस इट इज श्रिंकिंग विच नीड्स टू बी चेंज, बिकॉज उस तरीके की हमको इंसेंटिव्स करने चाहिए, एमएसपी इंक्रीज करनी चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ पल्सेस ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए ज़मीन पे, और टेक्निकल जो अंडरस्टैंडिंग है, कैपेबिलिटी है फार्मर्स की, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा हो सके और हमको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बर्मा इन सब कंट्रीज से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। The Agricultural Technology Application Research Institutes ATARIs, now ATARIs अब ये क्या है अभी देखते हैं, and कृषि विज्ञान केंद्रास will be roped in for effective implementation and training to the farmers। आपने ICAR का नाम सुना होगा। Do tell me who is the president of ICAR, who serves as the president of ICAR। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च होती है, ये ICAR के अंडर में होती है। सो आपने पूसा का नाम सुना होगा, दिल्ली में है, प्लस अदर स्टेट्स में भी, अलग अलग स्टेट्स में भी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये ज़्यादातर ICAR से अफिलिएटेड होते हैं या इन्हीं के अंडर में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनकी स्टेट लेवल पे। तो ICAR के अंडर कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको बोला जाता है ATARIs, दैट इज़ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। दे आर 11 इन नंबर, और इनके अंडर में ये सब कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं। तो एक इलाके के, लेट्स से रीजन के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, KVKs, ये अतारीज के अंदर आएंगे। एक पर्टिकुलर ATARI के अंदर आएंगे, दैट इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से क्लस्टरिंग होती है। सो लेट्स से अ कपल ऑफ दीज KVKs अंडर वन ATARI, and likewise we have such clusters of KVKs under another ATARI, और इस तरीके से जितने भी ये ATRIs हैं, 11 हैं कंट्री में, ये बेसिकली ICAR के अंडर में आते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ताकि सेंट्रल लेवल से right up to the grassroots level we have this engagement of the officials at the top, the scientists at the top, and we have the farmers at the bottom, ताकि एक कनेक्शन, कम्युनिकेशन बना रहे उनके बीच में, ताकि ऊपर से जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो धीरे धीरे पर्कुलेट होकर नीचे पहुंचे ग्रासरूट लेवल तक। और जो ग्रासरूट लेवल पे जो सेंटर्स होते हैं उनको कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं, जो एक लोकल लेवल की जो यूनिवर्सिटी होती है, जनरली एफिलिएटेड विद ICAR, इनसे अटैच्ड होता है KVK। एंड KVK का काम क्या है, बेसिकली डिसेमिनेट द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू द फार्मर्स। तो ये काम है, मैंडेट्स हैं KVKs के, ऑन फार्म टेस्टिंग, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स से बैम्बू फार्मिंग करनी है, तो बैम्बू फार्मिंग के लिए थोड़ा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए होगी, तो वो किस तरीके से आप ट्रेनिंग दोगे, तो वो ये जो KVKs हैं ये इस तरीके की वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। प्लस वी हैव दी डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, सीड टेक्नोलॉजी आई है, उसको कैसे सो करना है, कैसे बीज लगाना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें KVKs करते हैं, ताकि जितने भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं ऊपर लेवल पे वो किसानों के पास जा सकें। प्लस KVKs के जो ऑफिशियल्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे भी जाते हैं, दैट इज़ फील्ड्स। दे गो टू द फील्ड्स, और फील्ड्स में सर्वे करते हैं और जो कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनका हल भी ढूंढ के किसानों को देते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रखा है ताकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो प्रॉस्पेरस हो सके। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक विच इज द स्टेटमेंट ऑन US सपोर्ट फॉर ट्रिप्स वेवर। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या है। इन व्यू ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका प्रपोज्ड इन WTO ऑन 2 October 2020 a relaxation in the norms on TRIPS to ensure quick and affordable access to vaccine and medicines for developing countries। Very long statement। तो
मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये पूरी स्टोरी बताता हूँ. यू नीड नॉट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ कंटेंट इट इज़ रिटन ओवर हियर. इनफैक्ट ये तो बहुत मैंने छोटा सा कंटेंट जो बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो स्कैन करके निकाला है. अदरवाइज इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट ओवर देयर इन द PIB रिलीज. बट लेट मी सिंप्लीफाई फॉर यू. और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा. तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ दैट कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री एंड उस वजह से हमको वैक्सीन्स की मैन्युफैक्चरिंग फटाफट करनी है. हमको जो टेस्टिंग है, जो ड्रग्स हैं कोविड से रिलेटेड, जो उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम द वैक्सीन जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ, उनका प्रोडक्शन भी फटाफट करना है, तेज़ी उसमें लानी है. प्लस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में भी हमको जो कैपेबिलिटी है वो स्ट्रेंथन करनी है. ज़्यादा हमको वैक्सीन्स बनानी है बहुत बड़े लेवल पे. तभी तो देश में इतना ज़्यादा कोरोना फैल रहा है. किस तरीके से अदरवाइज कोविड पैंडेमिक रुकेगा? थर्ड वेव की अभी बात कर रहे हैं, आपको पता हो तो प्रॉब्लम ये है कि एक ट्रिप्स अग्रीमेंट होता है. So there is an agreement called TRIPS agreement. You can see that trade related aspects of intellectual property rights that was signed in 1995 under the auspices of WTO. WTO का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़रूर सुना होगा. इसके अंडर में कुछ अग्रीमेंट्स आते हैं. वन अग्रीमेंट इज GATT. You can see the full form, which is related to goods, merchandise. The second agreement is GATS, which is related to trade in services, IT, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड GATS के अंडर आते हैं क्लॉजेस. और तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड. तो ये जो अग्रीमेंट है ट्रिप्स, ये डील करता है IPR से. और IPR क्या होता है? आपने कॉपीराइट का नाम सुना होगा, कॉपीराइट. पेटेंट्स का नाम सुना होगा. UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो GI का नाम भी ज़रूर सुना होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, राइट. सो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये ट्रिप्स अग्रीमेंट कवर करता है. और इसमें जो क्रिएटर है उस चीज़ का, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं ताकि आप अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसको मोनेटाइज कर सकें और वो किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. एंड ओनली व्हेन द अदर पार्टी हैज़ गॉट लाइसेंस, देन ओनली license from you, the permission from you, then only they can produce that particular good or service. तो इतना आपको समझ में आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या फंडा है और जो बेसिक प्रेमिस है वो क्या है. अब कोरोना की जो वैक्सीन है, फॉर एग्जांपल एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है, सो लेट्स से इट हैज प्रोड्यूस दिस वैक्सीन कॉल्ड कोविशील्ड, राइट. कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने प्रोड्यूस की है. तो इनके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं और वो एक्सक्लूसिव राइट किसी और कंट्री के साथ नहीं शेयर करना चाहते, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ. तो जितनी भी बिग फार्मा कंपनीज़ हैं, चाहे US की है मॉडर्ना, फाइजर हो गया, चाहे यहाँ पे एस्ट्राजेनेका हो गया, XYZ, बहुत सारी बड़ी लॉबी है यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की. तो ये नहीं चाहती कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जिनको ज़रूरत है अभी कोविड वैक्सीन की, उनको फ्री में प्रोडक्शन अलाउ कर दिया जाए. वहाँ पे उनको फ्री में वेवर दे दिया जाए पेटेंट्स पे, ताकि इंडिया को इन कंपनीज से परमिशन ना लेनी पड़े. बस इतनी ही प्रॉब्लम है. और ये कंपनीज पेटेंट वेवर नहीं देना चाहती हैं. US गवर्नमेंट को काफ़ी प्रेशराइज किया था अभी जो इंटरनल डोमेस्टिक जो कंपल्शंस हैं, जो डोमेस्टिक लॉबीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इनके जो सेनेट वगैरह में जो लॉ मेकर्स हैं US के, इन्होंने पुश किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, तब जाके थोड़ा रिलेंट हुए. अदरवाइज US, UK, यूरोपियन यूनियन, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी कंट्रीज़ एंड जापान ऑल्सो बाय द वे, ये सारे के सारे कंट्रीज़ मिलके पेटेंट पे मोनोपोली चाहते हैं. दे डोंट वांट टू ग्रांट पेटेंट वेवर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़. और इस वजह से इंडिया और साउथ अफ्रीका ने 2 अक्टूबर 2020 को एक प्रपोजल रखा था WTO में, ताकि रिलैक्सेशन मिल सके ऑन नॉर्म्स ऑन ट्रिप्स, ताकि जो पेटेंट पे वेवर मिल सके, ताकि ये कंट्रीज भी खुद से विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम दीज कंपनीज एंड disregarding their monopoly on the patents on these vaccines, they can also ensure production, ताकि उनकी जो आम जनता है उनको वैक्सीन मिल सके. अब
ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ये तो नेचुरली नहीं चाहेंगे कि पेटेंट्स जो वेवर मिल जाए इन कंट्रीज़ को, बिकॉज इनके लिए रेवेन्यू लॉस है। ये बोलते हैं कि हमने जितना इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी हैव फंडेड इनटू R&D, वो हम कैसे रिकवर करेंगे, दैट इज़ देयर स्टैंड पॉइंट। बट यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं कि हमारे सामने एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और आपका पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या यहाँ पे लोगों की जान। आपको क्या लगता है इस बारे में, किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है और किस तरीके से बैलेंस ये चीज़ें हो सकती हैं? यू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो स्टार्टिंग में जो वेस्टर्न कंट्रीज है इसको अपोज कर रहे थे, जो प्रपोजल है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, बट अभी यूएस गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट अनाउंस कर दिया है, दो इट इज़ अ लिमिटेड सॉर्ट ऑफ वेवर, लिमिटेड अप्रूवल ऑफ द वेवर, बट लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें शेप अप होती हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रेस रिलीज करके बोला है दैट वी आर होपफुल, वी वेलकम द स्टेटमेंट of the US government and we are hopeful that with a consensus based approach the waiver can be approved quickly at the WTO। तो अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि वेवर 10-15 दिन में, 20-25 दिन में, 1 महीने मिल जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, बिकॉज अभी भी कुछ कंट्रीज़ का रेजिस्टेंस है, यूके का अभी भी रेजिस्टेंस है, जापान का अभी भी रेजिस्टेंस है। वो कंप्लीट मोनोपोली चाहते हैं अपने पेटेंट्स पे, ताकि इनकी जो बिग फार्मा कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट हो। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे विच इज़ One Dhan Vikas Kendras playing a pivotal role in turning around the rural tribal forest economy। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपने कई सारी स्कीम के बारे में पढ़ा होगा। एक स्कीम थोड़ा अलग से हटके है बिकॉज इट इज़ केटरिंग टू अ वेरी मार्जिनल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी विच कंप्राइजेज अबाउट 8.5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। सिर्फ 8.5% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बट अगर करोड्स में नंबर्स देखे जाएं तो बहुत करोड़ों में जनसंख्या हो जाती है। एंड इट इज़ अ वेरी वनरेबल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, दैट इज़ द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। इनको काफ़ी हैंडीकैप्स का सामना करना पड़ता है, दे आर लाइक सीवियरली मार्जिनाइज्ड ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे एजुकेशन फ्रंट हो, अदरवाइज ऑल्सो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑल्सो। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इस वजह से गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आई है ताकि इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो और सोशल एम्पावरमेंट भी हो। एक जो इनिशिएटिव है उसको वन धन योजना कहते हैं। तो डिटेल्स देख लेते हैं पहले कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस ओकेजन में हम ये बात कर रहे हैं। श्री प्रवीर कृष्णा MD, हु इज़ द MD ऑफ ट्राइफेड, दैट इज द मार्केटिंग फेडरेशन फॉर द ट्राइबल प्रोडक्ट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को बोलते हैं मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसके अंडर में एक ऑटोनोमस बॉडी है, मार्केटिंग फेडरेशन। वॉज स्पीकिंग एट द चीफ गेस्ट, एज द चीफ गेस्ट इन द इनॉग्रल सेशन ऑफ द दिस कोई भी कॉन्फ्रेंस है, सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस। सो व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज दैट ही टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ वन धन योजना इन चेंजिंग द रूरल फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल इकोनॉमी। द वन धन, ध्यान से देखना प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होगा। The One Dhan Tribal Startups Program on One Dhan Yojana is a component of the mechanism। तो ये लंबा चौड़ा नाम आपको दिख रहा है, Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce MFP through MSP Minimum Support Price and Development of Value Chain for MFP। I mean, किस ब्यूरोक्रेट ने ये सजेस्ट किया है नाम? Don't you think this is a very long name? Are you comfortable with this name? पढ़ने में भी 2 मिनट लग रहा है। So ये जो स्कीम है, पर्टिकुलर स्कीम, this was launched in 2013। That is this particular scheme, mechanism for marketing of MFP through MSP, 2013 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके इसमें फंडिंग करते हैं। सो वन इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जहाँ पे 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और दूसरा टाइप की जो स्कीम होती है उनको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो ये स्कीम लॉन्च की गई ताकि ट्राइबल्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके। किन चीज़ पे? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? जंगल में आप लकड़ी नहीं काट सकते। आपको पता है इंडिया के जो फॉरेस्ट लॉज हैं उन्होंने बैन किया हुआ है, यू कांट सिंपली कट डाउन अ फॉरेस्ट ट्री, एंड अगर कोई कोशिश करता है और रिपोर्ट हो गई तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो MFP में बेसिकली जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है जिससे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता, एंड विच इज अगेन रिजुविनेटिंग आफ्टर सम टाइम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लैक, सो लैक इज 1 MFP। महुआ फ्लावर्स आपने सुने होंगे,
वो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, हनी सो वो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मशरूम्स वगैरह जो आपको जड़ी बूटी वगैरह जो आपको फॉरेस्ट में मिल जाती है, तो इन पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को मिल सके, ट्राइबल्स को मिल सके, ताकि इनकी जो सोशल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो इम्प्रूव हो सके और मिडिल मैन इनको एक्सप्लॉइट ना कर सकें। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है इतनी लंबी चौड़ी, दैट इज़ MFP थ्रू MSP, स्कीम एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर MFP, तो ये लॉन्च किया। इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो इस स्कीम का एक कंपोनेंट है, एक सब कंपोनेंट है, दैट इज वन धन योजना, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2018 अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो ये डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन देख रहे हैं ना, ये बेसिकली वन धन योजना के थ्रू हो रहा है। और वन धन योजना 2018 में लॉन्च की छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम, और इसके अंडर में वन धन केंद्र, जैसे उस टाइम पे हमने कृषि विकास केंद्र देखे, तो इस तरीके से यहाँ पे वन धन केंद्र हैं। वन धन केंद्र में ट्राइबल्स को एम्पावर करते हैं, क्योंकि इनका जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, ट्राइबल्स को साथ में लेकर आते हैं, और उनके इस तरीके से कई सारे SSGs बनाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो एक जो पिक्चर है इसको एनलार्ज कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। यू कैन सी एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ थ्रू वैल्यूडेशन, फीचर्स ऑफ द स्कीम। तो वन धन योजना स्कीम है, 10 SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पता होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, ऑफ 30 ट्राइबल गैदरर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड। सो एक वन धन केंद्र में 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, और एक इस तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें 30 ट्राइबल गैदरर्स होंगे। टू बी ट्रेन्ड एंड प्रोवाइडेड विद वर्किंग कैपिटल, उनको वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके स्किलिंग की जाएगी, अपस्किलिंग की जाएगी, रीस्किलिंग की जाएगी। And SSG will market their products within and across state. So SSG basically market access दे लेंगे, और मार्केट लिंकेज एक तरीके से प्रोग्राम है, ताकि इनका जो प्रोड्यूस है वो साथ में इकट्ठा कर सकें, और एक साथ कलेक्टिवली दे कैन हार्नेस द पावर ऑफ SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स to form clusters to aggregate their stock and link with facility of primary processing. So basically जो जितने भी ये जो प्रोड्यूस लेकर आते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको प्रोसेस करते हैं, बहुत बेसिक लेवल का प्रोसेस करने के बाद उसको एग्रीगेट करके और उसको मार्केट से लिंक कर देते हैं। तो इस तरीके का जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ताकि ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो मिडिलमैन के थ्रू, और उनको ज़्यादा वैल्यू मिल रही हो, उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू मार्केट एक्सेस मिल रही हो, और इनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी, तो सोशल एम्पावरमेंट भी ज़रूर होगा। सो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी आइदर विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर स्कीम और विद रिगार्ड टू द अदर स्कीम। तो ये जो स्कीम है, बाय द वे एक चीज़ और बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो फेमस है, हिट हुआ है, पॉपुलर हुआ है, वो नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और दूसरा बेल्ट है सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट। तो इंडिया के ट्राइबल ज़्यादा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में और सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में, बट यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, बिकॉज द पीपल आर मोर एजुकेटेड, द ट्राइबल्स आर मोर एजुकेटेड, दे आर मोर अवेयर, they are more connected digitally otherwise also, so they are like more advanced as compared to the tribals of सेंट्रल इंडिया। बट द गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ताकि सेंट्रल इंडिया में भी सक्सेसफुल हो, बिकॉज सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, एंड दिस इज हाउ वी विल हैव एन इंडिया वेयर everybody is living a dignified life, everybody is given equal rights, and everybody is doing well in their own life. So thank you so much guys, I will see you tomorrow with another topic. Till then, take care, goodbye.